हेलो जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हम्म। सब SE 20 सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। चलिए, चलो जी। अच्छा, आज अच्छी चीज क्या है? आज के सेशन में लास्ट डे फॉर SE 520। एक प्रोसीजर है बस। उस प्रोसीजर के अंदर तीन चार छोटे छोटे से टुकड़े हैं। आई गेस कि ये 40-45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, मतलब आज के सेशन में बिना किसी ब्रेक के, और आई जस्ट वांट कि आई जस्ट थिंक कि ये खत्म हो जाएगा। तो अब हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स कंसिडर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसको अभी रिवाइजिंग कर रहे हैं, रिवीजन सेशन लेंगे तब पूरा एक साथ ले लेंगे। ठीक है। टेक्निक्स हमने 4 बात किया था। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, नाम से पता चल रहा है, ये भी हो गया। आज हम लेंगे, हाँ, analytical procedure used as substantive tool। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटैंटिव टूल। सब्सटैंटिव टूल, इसके अंदर सीधी सी बात बोलिए जी। जब अपन ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाते हैं तो ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी होती हैं और एनालिटिकल। तो चाहे हम सिर्फ एनालिटिकल अपना रहे हैं या फिर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों को इकट्ठा करके चल रहे हैं, तो ऑडिटर को ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि पहली बात सुटेबिलिटी। कलर चेंज कर देता हूं। पहली बात सुटेबिलिटी। दूसरी बात रिलायबिलिटी, यानी कि जो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपना रहे हैं वो रिलायबल है। तो रिलायबल कब होगी? जब डाटा रिलायबल होगा। डाटा रिलायबल कब होता है? हम बहुत बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर बात कर लेंगे। तीसरी बात एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी कि ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन कैसे कंप्यूट करते हैं? हमने बात किया था, जैसे वेजेस को कंप्यूट किया था कि यार इनके पिछले साल 1,000 एम्प्लॉयज थे और 10,000 सैलरी देते थे। पिछले साल 1,000 एम्प्लॉयज थे और 10,000 सैलरी देते थे, यानी कि कितना हो गया? 4 और 3 7 0, 1 करोड़ रुपए सैलरी बांटते थे। इस बार मान लो 10,000 की जगह 12,000 हो गए हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं सर, 10% उनको इंक्रीमेंट भी है, चलो ठीक है, 1 करोड़ 32 लाख हो जाना चाहिए। अब नहीं सर, उसमें से कुछ 10% छोड़ के भी गए, कोई चक्कर नहीं है भैया, 1.25 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख के आसपास, ये एक्सपेक्टेशन कैसे कंप्यूट करते हैं, वो चीज को लेकर यहां पर अपन 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और एक्सेप्टेबल डिफरेंस, एक्सेप्टेबल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। एक्सेप्टेबल डिफरेंस ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? कि जैसे मान लो मैंने सोचा कि 1 करोड़ 32 लाख की वेजेस होनी चाहिए, एक मेरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंप्यूटेशन लगाया मैंने पिछले साल को बेस मानकर, आधार मानकर। लेकिन अब उसमें एक्सेप्टेबल डिफरेंस मतलब अगर वो 1 करोड़ 32 लाख की जगह 1 करोड़ 40 लाख हो जाता है चलेगा, 1 करोड़ 32 लाख की जगह 1 करोड़ 25 लाख हो जाता है चलेगा। मान लो कि मैंने बोल के सोच के रखा है कि यार 5-7 लाख का जो है वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर 1 करोड़ 32 लाख की जगह 1.5 करोड़ हो जाता है, 18 लाख रुपए से बढ़ जाता है, तो मेरे लिए तो ये डाउट है। मेरे लिए तो क्या होगा, मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगा? मैनेजमेंट से पूछूंगा 18 लाख का डिफरेंस कैसे है। या तो मैनेजमेंट जवाब दे पाएगा या फिर मैनेजमेंट जवाब नहीं दे पाएगा। अगर जवाब दे पाएगा तो 2 बातें होंगी, क्या वो जवाब मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, मैं संतुष्ट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। अगर मैं संतुष्ट हो रहा हूं तो पिक्चर खत्म, लेकिन अगर नहीं हो रहा हूं मैं संतुष्ट, तो बिल्कुल ऐसा माना जाएगा जैसे मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, मेरे काम का नहीं है, तो मुझे मिला ही नहीं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन मेरे काम का नहीं है या मुझे नहीं दिया गया है, तो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनाने चला जाऊंगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनाने के बाद फिर मैं कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। सीन समझ में आ रहा है? तो ये इतना सा पोर्शन बस आपका
बाकी है 4 5 6 पॉइंट है, सटा सट खचा खच फका फटाफट हो जाएगा। ठीक है, नंबर वन, सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, सुटेबिलिटी, सेकंड रिलायबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेबल डिफरेंस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे चले जाए। नंबर वन, सुटेबिलिटी ऑफ सैप फॉर गिवन असर्शन, साथ साथ खत्म करते हैं, है ना, बहुत आसान है। लिखने के लिए मैं आपको समय दूंगा, वैसे आपको समय मिल रहा है, पॉज करके लिख सकते हैं। चलो, सुटेबिलिटी ऑफ सैप फॉर गिवन असर्शन, सुटेबिलिटी कैसे कि भैया ये SA 520 यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर यहां पर सूट करेगा कि नहीं करेगा, इट डिपेंड्स। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सैप जनरली एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टेंड टू प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। इसका मतलब कि ये वहां पर इस्तेमाल, एनालिटिकल प्रोसीजर वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है। अगर प्रैक्टिकली सोचो कि फ्यू ट्रांजेक्शन्स है तो यार टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके 100% चेकिंग करेंगे ना। अरे भाई 5 6 ट्रांजेक्शन है, 10 ट्रांजेक्शन है, 10 वाउचर है, तो 10 वाउचर को तो डिटेल्स के साथ चेक करके खत्म करेंगे। लेकिन अगर ह्यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है और उनका एक ट्रेंड है कि यार इन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स हैं, बैलेंस शीट की बात नहीं करो, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स हैं उन्हें वो ओवर टाइम क्या है, उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर पॉइंट नंबर वन कह रहा है कि उस सूरत में सुटेबल होगा जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स है प्लस उनके अंदर प्रिडिक्टिबिलिटी है। दूसरी बात, पहली बात का ही दूसरा आयाम, अगर लार्ज की जगह लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है तो फिर ये सुटेबल नहीं होता है, वहां पे आप क्या करो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स चलता है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया है जी, एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड सैप बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप अमंग डाटा एग्जिस्ट। भाई सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भैया जो दो डाटा के बीच में वो होता है, देखो रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है एनालिटिकल प्रोसीजर हम शुरू से दिखते आ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, एक का दूसरे के साथ लिंक, डेटा टर्नओवर रेशियो, सेल्स का क्या बोलते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये क्या है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप क्या मौजूद है, न सिर्फ मौजूद है, क्या ये ओवर टाइम मौजूद रहेगा लंबे समय के लिए, कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग डाटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम, एंड कंटिन्यू ओवर टाइम, खत्म। दूसरा पॉइंट, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा कैसे पाएंगे भाई, जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा काम कैसे करोगे। और एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं, तो भाई अब नहीं लगा सकते। एग्जिस्ट करती थी लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन पे थ्रू आउट द ईयर नहीं, तो भाई साहब एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे लगाओगे। ठीक है, चलो, सुटेबल नहीं होगा। तीसरी बात, ऑडिटर असेसमेंट, ऑडिटर अपना असेसमेंट करेगा इन डिटेक्टिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट, चाहे वो इंडिविजुअली हो या एग्रीगेट, में कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर असेस करेगा कि भैया जो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपना रहा हूं कितना इफेक्टिवली डिटेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट्स को, चाहे वो इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट हो या फिर वो इन एग्रीगेट, यानी कि छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट करके बड़ा मटीरियली मिस स्टेटमेंट बन जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना वो क्या बोलते हैं कि इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चीज ऑडिटर का असेसमेंट बताएगा कि उसका सैप कितना इफेक्टिवली काम करेगा। चलो जी, चौथी बात, इन सम केसेस अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, जैसे अपन ने वो वेजेस का एग्जांपल लिया था उसी की बात कर रहे हैं, यहां पे वेजेस लिख देना, वेजेस का एग्जांपल, ये बहुत जगह काम आने वाला है। चलो, पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैप प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ असर्शन। देखो ये कह रहा है कि भैया अलग अलग एनालिटिक और अलग अलग असर्शंस को चेक करने के लिए, जैसे कंप्लीटनेस चेक करनी है तो अलग असर्शन, कंप्लीटनेस असर्शन को जांचना है तो अलग प्रोसीजर्स अपनाएंगे, वैल्यूएशन को जांचना है तो अलग प्रोसीजर अपनाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि अलग अलग सैप प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रेंटल इनकम, जैसे मान लो कि आप किसी होटल की ऑडिट पे गए तो आपने पूछा कि भैया आपके कितने कमरे हैं, कितने भरे रहते हैं, एक दिन का भाड़ा कितना है, और वैकेंसी रेशियो वगैरह। तो ये क्या है कि परसुएसिव एविडेंस, यानी कि ये हमें एक सुविधाजनक जवाब मिल रहा है।
अगर आप वहां जाते हैं सिनेमा हॉल की ऑडिट में, तो वहां पे जाकर भी तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया आपका वो टिकट फेयर क्या है, कि सर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसका, कितने लोग आकर बैठते हैं? सर सैटरडे संडे को ज्यादा आकर बैठते हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे कम रहता है, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे भी नाइट से सर, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है तो लोग आते हैं, तो फ्राइडे इवनिंग से अच्छा चलता है और संडे तक अच्छा चलता है। अच्छा, ऑक्यूपेंसी रेट कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वो जो डाटा और उसके सामने जो शीट मिलेगी ऑडिटर के लिए, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल एनवायरमेंट देगी, जहां कंफर्ट नजर आएगा वहां पे सैप जो होगा, जहां ऑडिटर को कंफर्ट नजर आएगा वहां पे सैप सुटेबल मान लिया जाएगा। नंबर 6, सुटेबिलिटी ऑफ सैप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन। देखो, नेचर ऑफ असर्शन याद करो, हमने बात किया नेचर ऑफ असर्शन में, नेचर ऑफ असर्शन में हमने बात किया कि जब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की, या वैल्यूएशन की, तो एनालिटिकल प्रोसीजर मोर सुटेबल होती है। याद करो हमने बात किया था। और जब नेचर ऑफ असर्शन की बात करें, बात हो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, तब एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करें, तब एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो लोअर लेवल पे सुटेबल होती है, यानी कि सुटेबल नहीं होती है। तो ये हम बात करके आए हैं। ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर का असेसमेंट ROMM, मान लो कि ऑडिटर ने देखा कि यहाँ पर कंट्रोल जैसी चीज है ही नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, तो बताओ क्या सुटेबल होगा? क्या क्या सुटेबल होगा? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, डिटेल में चेक करेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बहुत ज्यादा वीक है। एक एग्जांपल दिया, देखो, कंट्रोल ओवर सेल्स, अगर सेल्स के ऊपर कंट्रोल वीक है तो यहां पे सैप नहीं लगेगा, यहां पे टॉड लगेगा। टॉड मतलब टेक्स्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या है? सैप सुटेबल नहीं होगा, यहां पर टॉड सुटेबल होगा। अगर रिस्क ऑफ असेसमेंट ऑडिटर ने असेस किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ने असेस किया कि यार उतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, सैप लगा लेगा। नेचर ऑफ असर्शंस की बात करें, कंप्लीटनेस एवैल्यूएशन को लेकर है, तो ये सैप सुटेबल होता है। चलो, सुटेबल व्हेन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम असर्शन। सीधी सी बात है यार कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है सैप तो सुटेबल होगा ही। भाई आपने इधर से सैप लगाया, आप क्या कर रहे हो? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप TOD भी लगा रहे हो और एनालिटिकल प्रोसीजर यानी कि सैप भी लगा रहे हो, दोनों को लगाओगे तो हाथ में क्या आएगा आपके? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये सुटेबल होता है। तो नीचे नीचे से वापस ऊपर जा रहे हैं। नंबर वन हमने बात किया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सैप दोनों लगा रहे हो, सुटेबल होगा। दूसरी बात, सुटेबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन। नेचर ऑफ असर्शन में कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन की बात की थी तो मोर सुटेबल होता है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात की थी तो लेस सुटेबल होता है। दूसरी आगे की बात, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। साहब अगर रिस्क ज्यादा असेस किया है, हायर लेवल पे है, हायर साइड पे है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स मोर सुटेबल होगा रादर देन सैप, एंड वाइस वर्सा। उसके पहले अलग अलग सैप होते हैं साहब, अलग अलग लेवल ऑफ असर्शन वो लोग उठाकर देते हैं अपने को। जैसे कि हमने फिर ये सिनेमा हॉल में लिख देता हूं, यहाँ पे आप भी लिख लेना साथ में, होटल या सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल है। चलो, अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल में हमने वेजेस का एग्जांपल ले लिया। ऑडिटर असेसमेंट ये हो गया। रिलेशनशिप, ना सिर्फ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो बल्कि कंटिन्यू ओवर टाइम है, तभी सैप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हो, भाई साहब एक 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। एक बार तो यही पूछ लिया था कि भैया ये कौन सी स्टेप्स उठाता है बताओ, तो हम ये 4 नाम ले देंगे और 2-2 लाइन लिख देंगे। लेकिन अलग से सुटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सुटेबिलिटी के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा तो 5-6-7 पॉइंट्स है। मुझे नहीं लगता कि टफ लगेंगे, बड़े आसान, बड़े अच्छे और बड़े सुंदर शब्दों में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट बात आती है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। यार रिलायबिलिटी के ऊपर तो हम इतनी बात कर चुके हैं कि मेरे को हंसी आ रही है। आप खुद बोलोगे कि यार ये रिलायबिलिटी कब पीछा छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ लिखा है क्या? नहीं, डायरेक्ट देखो। ओके,
रिलायबिलिटी में क्या बोला है कि भैया डाटा रिलायबल कब होगा, डाटा तब जब जब डाटा रिलायबल होगा तब एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाएंगे और वो सुटेबल होगी। अगर डाटा की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन है तो एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे अपन ये मान के चलेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ठीक है, तो डाटा की रिलायबिलिटी कहाँ से डिपेंड करती है? अगर पहली बात सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स डाटा मिला कहाँ से। अब ये या तो मैनेजमेंट ने आपको कागज दिए तो मैनेजमेंट तो कुछ भी बना के लिख के दे देगा आपको, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्स यानी कि थर्ड पार्टी SA505 यानी कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कोई कागज आया है तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स से आया माना जाता है, तो वो मोर रिलायबल होता है रादर देन मैनेजमेंट से जो मिला है या इंटरनल एविडेंस मिला है। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस, नंबर वन। दूसरी बात आती है रिलायबिलिटी की कि भाई कंपेरेबिलिटी हो। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सैप कर रहे हो और सैप के लिए आप कंपेयर करते हो। कंपेयर क्या करते हो? पिछले साल का डाटा अपने साल के डाटा से, इस साल के डाटा से, यानी कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो कंपेरेबल डाटा तो चाहिए और वो भी रिलायबल होने चाहिए। एक दूसरी बात आती है, दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम कंपेरेबिलिटी की बात करें तो कंपेरेबिलिटी में अगर हमारे पास इंडस्ट्री का डाटा होगा, दूसरी इंडस्ट्री का डाटा होगा, उसके साथ हम इंडस्ट्री का डाटा, दूसरी कंपनी का डाटा, हमारी मतलब कहने कर दिए कि सैप का आधार कंपैरिजन है और कंपैरिजन के लिए कंपेरेबल डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो हाउ कैन यू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आती है जी नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नेचर एंड रेलेवेंस की बात सीधी सी बात है, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया है कि भैया नेचर एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट है ऑडिटर के लिए। एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द गोल, उन्होंने लक्ष्य क्या सोच के रखा है और उन्होंने बजट क्या बना के रखा है। लक्ष्य जो होता है वो एग्रेसिव नेचर का होता है जबकि बजट्स कैलकुलेटिव होते हैं। तो अगर हमारे पास गोल की जगह, जाहिर सी बात है, रादर देन गोल्स, हमारा एम्फेसिस किस पे होता है एज एन ऑडिटर? बजट्स पे होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से वो बने होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, उसके अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके बजट बनाए जाते हैं। तो बजट कहीं ना कहीं गोल के ऊपर जाकर पैर रखता है तो रिलायबल होगा। और एक इसमें बात की अगेन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर बहुत अच्छा है, अगर डाटा पूरी सारे का सारा डाटा एंटर किया गया है, यानी कि डाटा एंट्री करते समय कंप्लीटनेस का ध्यान रखा है और जो डाटा एंटर हुआ है वो एक्यूरेट है और वैलिड है। अगर ये तीन बातें आ जाती है, क्या? कंप्लीटनेस, एक्यूरेट एंड वैलिड, CAV, कंप्लीटनेस, एक्यूरेट एंड वैलिड। अगर ये तीनों चारों बातें हो जाती है तो हमें मान के चलेंगे कि भैया कंट्रोल अच्छा है। जब कंट्रोल अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है डाटा पे रिलाय कर सकते हो और एनालिटिकल प्रोसीजर्स फिर अपनाने के लिए आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अदरवाइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स पर आपको जाना होगा। खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं। नंबर वन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स से आया है तो मोर रिलायबल होगा, बात खत्म। दूसरी बात, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा या इंटर फर्म डाटा अगर आपके पास अवेलेबल है। तीसरी बात, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर एंड रेलेवेंस में बजट एस्टेब्लिश किया जाता है एज ए रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए ऑडिटर क्या करता है? बजट को तैयार करता है रादर देन द गोल्स टू बी अचीव्ड। गोल्स तो क्या होते हैं? मोटिवेशन करने के लिए होते हैं। गोल्स क्या होते हैं? मोटिवेट करने के लिए होते हैं, एग्रेसिव इन नेचर होता है, जबकि ये कैलकुलेटिव इन नेचर होता है। क्या? बजट। ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस को यूज करके बनाया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई जब आपने इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की तो मैनेजमेंट ने जब इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की, इंफॉर्मेशन मतलब डाटा एंट्री किया, तो उसके ऊपर क्या प्रॉपर कंट्रोल थे? प्रॉपर कंट्रोल में क्या देखना चाहते हो आप? सर उसे इस तरीके से डिजाइन किया कि कंप्लीटनेस यानी कि सारा का सारा डाटा एंटर किया गया, एक्यूरेट फिगर एंट्री की गई, क्या डाटा वैलिड था जो एंटर किया गया। अगर कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट, अगर ये कंट्रोल्स नहीं है तो फिर ये मान के चलो कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर के काम आने वाली नहीं है
और आखिरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिव हैं तो रिलायबिलिटी हायर साइड पे होगी, रिलायबिलिटी हायर साइड पे होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आप सैप वहां पर सुटेबल हो जाएगा, लगा पाएंगे, अदरवाइज आपको टॉड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टॉड लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रिलायबिलिटी। 4 बातें हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दूसरा कंट्रोल, अच्छा ये एक ही बात हो गई, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा, उसके अंदर क्या देखना है कि भैया ये इस तरीके से डिजाइन की गई है टू इंश्योर कि कंप्लीटनेस का ख्याल रखा गया है, एक्यूरेसी और वैलिडिटी का ख्याल रखा गया है, और इसके ऊपर नेचर एंड रेलेवेंस, इसमें बजट का ध्यान रखेंगे, अपन गोल्स में नहीं जाएंगे, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की और इंटरफर्म, एंड द लास्ट या फर्स्ट वन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आई है। अब आता है तीसरी बात, और इवैल्यूएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। ये भी देख लेते हैं। यहां पर ऑडिटर क्या देखने वाला है, ऑडिटर देखने वाला है ऐसे मैटर्स रेलेवेंट टू ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप्ड सफिशिएंटली प्रिसाइजली। मतलब ऑडिटर ये देखने वाला है यहाँ पे कि क्या यहाँ पर जो भी हमने डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्टेशन उनसे बना सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या कि डाटा, पिछले साल का डाटा हमारे पास है, वो पिछले साल के डाटा को देखकर क्या हम इस साल के डाटा की कुछ ऑडिटर एक्सपेक्टेशन बना सकता है क्या, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन को ऑडिटर क्रॉस टैली करने वाला है एक्चुअल डाटा से, और अगर उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ऑडिटर एडजस्ट कर लेगा, उसी क्या बोलेंगे अपन, एक्सेप्टेबल डिफरेंस अगर आता है एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल डिफरेंस के ऊपर चला जाता है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और जैसे ही ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, चैप्टर खत्म हो गया। यानी कि चैप्टर खत्म करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन पे फटाफट पहुंचना होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन बचा था, इसलिए मैंने सोचा यार तसल्ली से लेंगे इसको, तो तसल्ली से चल रहा है, बहुत आसान है। देखो, नंबर 1, एक्यूरेसी, एक्सपेक्टेशन को डेवलप करने के लिए ऑडिटर को यहां पर इन्होंने 3 बातें बताई हैं कि एक्सपेक्टेशन आप कैसे डेवलप करोगे। एक्यूरेसी विद विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सैप कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी कि देखो ऑडिटर क्या करेगा, कंपैरिजन उसके बीच में करेगा जो प्रिडिक्टेबल इन नेचर होता है, क्योंकि अपन का देखो एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन इज अ प्रिडिक्टेड फिगर, तो प्रिडिक्टेबल डाटा ही हमारे काम का आएगा। नॉन प्रिडिक्टेबल डाटा से एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, आप सोचो। प्रिडिक्टेबल डाटा अगर हमें, एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, अ प्रिडिक्टेबल डाटा, तो प्रिडिक्टेबल डाटा तो पिछले साल का और इस साल का अगर वो रिलेशनशिप बनेगा तब जाके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। जैसे कि एग्जांपल है कि पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, रादर देन पिछले साल रिसर्च डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट पे क्या खर्च हुआ, जरूरी नहीं है इस साल भी वैसा हो, एक्सपेक्टेशन चलेगी। क्या वो ट्रेंड को पकड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पकड़ने वाला है। तो ऑडिटर को ये एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज को पर्टिकुलर परसेंटेज पे लेके चलना है, किस चीज को नहीं लेकर चलना है। बात पकड़ में आ रही है? जैसे एग्जांपल दिया है, इट एक्सपेक्ट्स ग्रेटर कंसिस्टेंसी कंपेयरिंग जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन के अंदर ग्रेटर कंसिस्टेंसी मिलेगी रादर देन रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। पहला पॉइंट इज ओवर, एक्सपेक्टेशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिसएग्रीगेशन, अरे यार ये तो कितनी अच्छी बात है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, डिसएग्रीगेशन, एग्रीगेशन हमने बात किया था। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, एंटिटी का पूरा डाटा, और डिसएग्रीगेशन क्या है, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग सब ग्रुप्स में। अब आप मुझे बताओ कि सारा डाटा, हेट्रोजीनियस नेचर का डाटा अपन एनालिटिकल प्रोसीजर में लगा के क्या अगले साल का ट्रेंड देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ डाटा सेल्स के साथ लिंक होगा, कुछ डाटा एसेट्स के साथ लिंक होगा, कौन सा डाटा किसके साथ लिंक है उनका अलग से कैटेगराइजेशन किया जाएगा, उसके बाद सैप लगाया जाएगा। और कैटेगराइजेशन का मतलब डाइवर्सिफाइड, और डाइवर्सिफाइड को यहां पर इन्होंने क्या बोला है, डिसएग्रीगेटेड। तो सैप ज्यादा इफेक्टिव होता है
जहां पे डाइवर्सिफाइड या डिसएग्रीगेटेड डाटा होता है, रादर देन जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी एज ए होल आपको चेक करना हो। वो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिया है, सैप मोर इफेक्टिव ऑन डाइवर्सिफाइड डाटा रादर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो पॉइंट इज ओवर। नंबर 1 आया था आपका एक्यूरेसी, नंबर 2 आया डिसएग्रीगेशन, नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहां पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इनकम का आपस में क्या है, कनेक्शन है, तो उस सूरत में जहां पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इनकम का आपस में कनेक्शन है, तो वो जो कनेक्शन है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इनकम नहीं यार, इंफॉर्मेशन का आपस में जो कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होना चाहिए। मान लो हमें वेज रेट तो पता है, लेकिन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम मैनेज ही नहीं कर रखा। जब सिस्टम ही नहीं मैनेज कर रखा तो कहाँ से कर लोगे। और अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि हर बंदे को अलग सैलरी देते हैं, ये कहते हैं हम तो अलग 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 देते हैं यार हर बंदे को, जो हमें पसंद आ जाता है उसको ज़्यादा देते हैं, जो नहीं आता उसको कम देते हैं। भाई साहब ऐसा मत करो यार, ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है तो ये अपन एक्सपेक्टेशन पे जा सकते हैं, अदरवाइज वहां पे गाड़ी रुक जाएगी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे चली जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस। एक्सेप्टेबल डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एग्जांपल की मैंने पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखा 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और 1 करोड़ 5 लाख आता है मैं चला दूंगा, 1 करोड़ 8 लाख आता है, अरे 1 करोड़ 10 लाख आता है मैं चला दूंगा, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख आता है, मैं 10% ऊपर प्लस और माइनस लेकर चल रहा हूं कि यार इतना हो सकता है, लेकिन अगर 25% आता है तो मैं मान के चलूंगा इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देख लो, पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। इट इज यानी कि ये जो अपन ये निकाल रहे हैं, इट इज या डिफरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी विद डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, टेकिंग अकाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एमएमएस में कॉज, ये कोई इस बात को छोड़ चाहो तो मत लिखना है इसको। ऐसे 530 एडिशनल प्रोसीजर टू ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। सीधी सी बात है यार, ये कह रहा है कि भैया अगर आपकी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस है उसके साथ कंसिस्टेंट रखता है, अगर कंसिस्टेंसी रखता है, अगर वो डिफरेंस यानी कि 10% के अंदर अंदर ही आता है तो चलेगा, लेकिन अगर उससे एक्सीड करता है तो छड़ जाओ यार। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पे अब बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ध्यान से सुनना, मैं इन्वेस्टिगेशन का एक छोटा सा फोटो बना देता हूँ। यहाँ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के 2 पॉइंट्स बना दिए जी, इन्वेस्टिगेशन के 2 पॉइंट बना दिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, आइदर एक्सप्लेनेशन देगा या फिर चलो एक ही चलने देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में स्टेप 1 क्या है, मैनेजमेंट से पूछेंगे, या तो एक्सप्लेनेशन देगा या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो हम क्या करने वाले हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर। भाई ऐसे थोड़ी उसने मना कर दिया तो हम बुरा मान जाएंगे, नहीं, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन मिला है और उसमें अब 2 बातें होती हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट है, काम का है, फुल एक्सप्लेनेशन है, या फिर वो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर, तो बिल्कुल उसे क्या माना जाएगा कि जैसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला फिर भी अपन अदर ऑडिट प्रोसीजर अपनाएंगे। बात समझ में आती है तो ये डायग्राम बना लो। पॉज कर चुके हो, बना चुके हो ना, मालूम था तुम कर चुके होंगे। चलो आते हैं इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट देख लो। इन्वेस्टिगेशन इफ सैप आइडेंटिफाइज, अगर सैप आइडेंटिफाई करता, बिल्कुल ध्यान रखना है 3 बातें। क्या सैप ने आइडेंटिफाई क्या किया, फ्लक्चुएशंस। अगर सैप आइडेंटिफाई कर रहा है क्या, फ्लक्चुएशंस, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद अदर इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट का है। मैंने क्या बोला कि 10 लाख तक मैं जाने दूंगा, लेकिन 10 लाख से ज्यादा यानी कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 3 बातें। कब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हमने सैप लगाया, सैप लगाने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, या जो फाइनेंशियल रेशियोज है ना, फाइनेंशियल आइटम्स हैं, टर्म्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप हमने देखा था वो इनकंसिस्टेंट है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी ठीक चलता है कभी रेशियो या ट्रेंड बदल देता है, हम इसके ऊपर डाउट रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स, उसको मैं साथ में ले लेता हूं।
इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स, फ्लक्चुएशंस है, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद अदर इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस है, कितना सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा यार, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग साइन रेलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, और मैनेजमेंट से जब ऑब्टेन करने जाएगा तो मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन या तो प्रोवाइड नहीं करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। अगर प्रोवाइड करेगा तो दो बातें होंगी, काम का होगा, नहीं होगा। अगर काम का हुआ तो बात खत्म, लेकिन काम का नहीं हुआ तो बिल्कुल उसे ऐसा माना जाएगा जैसे कि एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। नोट्स के अंदर सब लिख के दे रहा हूं मैं आपको, तो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ मैं नोट्स के अंदर लिख के दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाएंगे हम लोग। ओके चलो, परफॉर्मिंग अदर ऑडिट, अच्छा ये उसके बाद अगर मैनेजमेंट से पूछेंगे नहीं बनी बात तो ये हो जाएगा, नीड ऑफ अदर ऑडिट अदर प्रोसीजर। अच्छा ये देखो दिया तो है, नीड ऑफ अदर प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर में क्या नीड है जी, नीड ये है व्हेन मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बट नॉट कंसीडर्ड एडिक्वेट। अगर ऐसा है तो आप इस पे जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो बोलो हरी, अरे हरी तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, तो बोलो हरी हरी। रुको मुझे देखने दो क्या करें आज। चलो 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 एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि करना क्या है। तो मैं इसको ले रहा हूँ ब्लैंक पेज पर और इसको ब्रेक ले लेते हैं। समझ नहीं आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, जो लाइव वाले हैं लाइव वालों के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जो रिकॉर्डेड वाले हैं तो इस सेशन में मैं आगे अभी कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आधा घंटा ऐसा लगेगा ना, टाइम वेस्ट हो गया इधर इसी का रिवीजन वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए हम जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ठीक है।